Jai Hind, my dear students. Today it is the third part of the video SSC CPO that was held on 27 जून 2024 जो 27 जून 2024 को पेपर हुआ था आपका, उसका आज तीसरा सेट, तीसरी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, कैन वी गो विजिट अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी जो यात्रा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो दैट इज़ द फेमस थिंग। तो हमें ये बताना है कि ये चार ऑप्शन इन्होंने यहाँ लिखे हैं, कौन से में एरर है। तो जान लेते हैं वे 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ऑन आर ट्रिप टू, अपनी ट्रिप पर, अपनी यात्रा पर। दूसरा है विजिट अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की विजिट करने के लिए। तीसरा है द यूनाइटेड स्टेट्स, नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम है। और यह है कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं। तो ये इसमें हम जानेंगे कि जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फेमस चीज़ है, एक प्रॉपर नाउन है, जानी मानी है, सब जानते हैं, तो उसके पहले जो आर्टिकल ए है वो ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल द होना चाहिए। फेमस चीज़ से पहले द आता है हमेशा। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा आपका विजिट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आना चाहिए था, तभी सही होता। यहाँ पर ए है तो इसलिए इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। एरर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फॉर यू। लुक हेयर, select the most appropriate antonym of the given words from the following sentence। given words कौन सा है, देखिए confusing। confusing ये given word है, दिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है confuse करना, भ्रमित करना, क्लियर न होना कोई चीज़। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द स्टार्स ट्विंकल्ड इन द डार्क स्काई, अंधेरे आकाश में तारे झिलमिलाए। गाइडिंग ट्रैवलर्स ऑन देयर जर्नी, यात्रियों को उनकी यात्रा को पूरी करने में उन्होंने मदद की, मतलब ट्विंकल हुए, झिलमिलाए। तो देखिए हमें जानकारी प्राप्त करनी है इस बात की कि कन्फ्यूजिंग का एंटोनियम क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो जान लेंगे 4 ऑप्शन में से छांटने के लिए। पहला ऑप्शन है ट्विंकल्ड, झिलमिलाए, तो ये तो है नहीं एंटोनियम, कन्फ्यूजिंग का झिलमिलाने से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है ट्रैवलर्स, यात्री, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है एंटोनिम के तौर पर। तीसरा है गाइडिंग, गाइडिंग मीन्स पथ प्रदर्शक करना, चीज़ों को क्लियर करना, है ना, गाइड करना, मार्ग दिखाना। और चौथा है जर्नी, यात्रा। तो कंफ्यूज का मतलब तो होता है भ्रमित करना, और गाइडिंग का मतलब होता है चीज़ को क्लियर करना, मार्ग दिखाना, कंफ्यूज ना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, गाइडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है भाई, गिवन वर्ड्स का, दिए हुए शब्द का हमें सेलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है सिनोनियम, पर्यायवाची, उससे उसके अर्थ वाला सेम मीनिंग वर्ड। तो देखिए यहाँ पे जान लेते हैं रेकन। रेकन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को गिनना, गिनती करना। तो जानेंगे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एसेस, एसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को जांचना, आकलन करना किसी चीज़ का। और बी का मीनिंग होता है इमेजिन, किसी चीज़ की कल्पना करना। और सी होता है मेरिट, मेरिट का मतलब गुण, क्वालिटी। और डी ऑप्शन जो है इसका मतलब होता है काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना। तो भाई काउंट का मीनिंग भी गिनना है और रेकन का मीनिंग भी गिनना ही होता है, तो इसलिए रेकन का जो सिनोनिम होगा वो काउंट होगा। देन योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड का एंटोनियम हमें सेलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है। तो द वर्कर इज़ नोन टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लोट। तो सेंटेंस में हाईलाइट वर्ड, जो ये पेपर हुआ था आपका SSC PCO
CPO। तो इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हाईलाइट नहीं शो कर रखा किसी वर्ड को, तो ये हाईलाइट वर्ड जो है इसमें, ये एक्सर्ट जो वर्ड है ये होएगा हाईलाइट। ये हाईलाइट वाला वर्ड है, इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो जान लेते हैं चारों ऑप्शन के मीनिंग्स। ए रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब आराम करना, है ना, फ्री माइंड होकर के। दूसरा होता है इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, उभर के आना कोई चीज़, राइज होना। और सी का मतलब होता है क्राउच, क्राउच का मतलब होता है झुकना। तो इधर, और ये डी वाला है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब जोर देना, माइंड पर जोर देना, किसी चीज़ को पर तनाव लेना, तनाव की पोजीशन होती है जो, ठीक है। तो अब हम इसको समझ रहे थे कि एक्सल्ट का मतलब होता है खींचना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के परेशान होना। तो इसका जो आपका होएगा ऑप्शन अपोजिट जो होएगा इंटरव्यू का होगा एक्सर्ट का, वो हो जाएगा रिलैक्स, मीन्स खुला छोड़ना आराम से। तो रिलैक्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में ये था भाई, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट हैज़ एन ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस को पढ़िए, और सेंटेंस के 4 हिस्से हैं, बनाए गए हैं 4 पार्ट सेंटेंस के। तो उसमें किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, व्याकरण की अशुद्धि है, तो वो कौन सी है जानेंगे। सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन ही रिजाइंड, जब उसने अपनी पोस्ट से सर्विस पूरी करने के बाद त्यागपत्र दिया, रिजाइंड किया, तो द कंपनी जिसमें वो काम करता था, द कंपनी ऑफर्ड हिम, कंपनी ने उसको ऑफर किया अ ह्यूज सम ऑफ मनी, बट काफ़ी मात्रा में धन, मतलब काफ़ी मात्रा में बहुत सारा धन ऑफर करना चाहती थी कंपनी उसको फंड के तौर पर, या जो भी आप समझ रहे हैं। बट ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट, किंतु उसने इससे सहमत होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया। तो भाई देखिए, इसमें हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन से पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन में है ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट, उसने इससे सहमत होने से मना कर दिया, वो उस बात से सहमत नहीं हुआ। सेकेंड वाला है द कंपनी ऑफर्ड हिम, कंपनी ने उसको ऑफर किया। सी अ ह्यूज सम ऑफ मनी, बट एक बड़ी मात्रा में धन, किंतु व्हेन ही रिजाइन, जब उसने रिजाइन दिया। तो हम देख रहे हैं भाई कि ये डी, सी और बी ऑप्शन तो सही है, इनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ए ऑप्शन ऐसा है कि इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट। यहाँ पर तो ये टू ठीक है, एग्री से पहले इन्फिनिटिव के रूप में बन के आया है यहाँ, बट ये वाला टू जो है, सेकंड वाला टू यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यूजलेस है, फालतू है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ही रिफ्यूज टू एग्री इट, ठीक है, इतना सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 26 फॉर यू। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। गिवन इडियम, दिए गए मुहावरे का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा होगा, सबसे अच्छा वाला अर्थ कौन सा होगा, सुटेबल अर्थ कहते हैं जिसको। इडियम पढ़ लेते हैं। बी इन 7th हेवन, इसका मतलब होता है 7वें आसमान पर होना, मतलब खुशी का ठिकाना न रहना, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यंत खुशी की स्थिति में होना, बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, मन में लड्डू फूटना और दोनों हाथों में लड्डू होना। नाउ बी ऑप्शन है टू बी इग्नोर्ड, जैसे किसी को इग्नोर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है उस चीज़ पर, ये मीनिंग हो सकता है इसका क्या। सी ऑप्शन है टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, और अच्छे से स्टार्ट करना शुरू कर देना। और डी ऑप्शन में है आपका इसका, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका है कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, जो ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बात करने से बचना। तो देखिए, ये मैंने अभी बोला था आपको, बी इन 7 हेवन, 7वें आसमान में होना, खुशी का ठिकाना न रहना, मतलब अत्यंत खुशी होना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका ये टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर यू। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में जो रेखांकित पोर्शन है उसके लिए हमें
सब्स्टिट्यूट करना है, उसके प्लेस पर कोई दूसरी चीज़ रखनी है इन 4 ऑप्शन में से जो इसको रिप्लेस कर सके। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। एन ऑकर्ड नीदर ग्रामेटिकली, एक अजीब, न तो ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण से रिलेटेड है। एक्यूरेट सेंटेंस, एक शुद्ध वाक्य है, इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, परिणाम होता है, ठीक है, दाखिल करने के लिए। नाउ देख लेते हैं। ऑकर्ड अनलेस ग्रामेटिकली, अजीब यदि नहीं व्याकरण से संबंधित। ऑकर्ड बट ग्रामेटिकली, अजीब किंतु व्याकरण से रिलेटेड। ऑकर्ड ईदर ग्रामेटिकली, अजीब या तो व्याकरण से रिलेटेड। और ऑकर्ड बियॉन्ड ग्रामेटिकली, अजीब ग्रामेटिकली से भी ऊपर, उसके भी परे, ये मतलब है इसका। तो हम जान रहे हैं इसमें कि इसके प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी को, जिसका मतलब होता है ऑकर्ड बट ग्रामेटिकली। इट इज द ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बार और समझिए। सेंटेंस पढ़ लेते हैं जो हमें अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करना है। एन ऑकर्ड नीदर ग्रामेटिकली, एक अजीब तरीके का, नीदर का मतलब होता है न तो, है ना, उसका मतलब हुआ कि ग्रामेटिकली व्याकरण से रिलेटेड। एक्यूरेट सेंटेंस, एक शुद्ध वाक्य है, इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, सेंटर इम्प्लांटिंग का जो है एक किसी चीज़ को पेश करने का परिणाम होता है, मतलब एक्यूरेट सेंटेंस। तो नो ऑकर्ड अनलेस ग्रामेटिकली, अजीब किंतु ग्रामेटिकल नहीं यदि नहीं। और ऑकर्ड अजीब किंतु ग्रामेटिकली व्याकरण से रिलेटेड है। और ऑकर्ड इधर ग्रामेटिकली, अजीब भी और फिर ग्रामेटिकली भी। तीसरा फोर्थ ऑप्शन है ऑकर्ड बियॉन्ड द ग्रामेटिकली, कि अजीब व्याकरण के शुद्ध से भी परे नहीं। तो ये नीदर के प्लेस पर अगर बट हम लगा देंगे तो इसका मीनिंग इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 फॉर यू। इसमें क्वेश्चन है ये, पढ़ लेते हैं एक बार। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग। मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस दिया गया है और जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस के अंदर, उसका मीनिंग चेंज किए बगैर, अर्थात उसका सिनोनियम रख करके उसको उसमें यूज करना है, ठीक है। तो अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था कि सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है। अब मैं सब्स्टिट्यूट का मीनिंग आपको समझा दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट आपने पढ़े होंगे इंटर क्लास में कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक द पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई तो उसको बोलते हैं विधुर। एंड वन वाइफ हुज हस्बैंड इज डेड, एक वो पत्नी जिसका पति मर गया हो, है ना, तो वो विधवा होती है, उसको बोलते हैं विडो। तो एक सेंटेंस के लिए, है ना, वर्ड ग्रुप के लिए एक शब्द लिखना होता है, तो वो कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक स्थान पर जब दूसरी चीज़ को रिप्लेस किया जाता है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे मेरे बदले आप पढ़ाने आ जाओगे तो आप मेरे सब्स्टिट्यूट हो जाओगे, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। चलिए नाउ प्लानिंग टू गो फॉर ए मूवी जस्ट बिफोर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज नथिंग बट स्केटिंग ऑन थिन आइस। एक मूवी को देखने जाना, एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उससे थोड़ा सा ही पहले मूवी देखने जाना, इज नथिंग, वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, स्केटिंग ऑन थिन आइस, एक पतले बर्फ पर स्केटिंग करने के समान है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन और समझाया था, इससे जो पिछली वीडियो है, फर्स्ट वाली वीडियो है, उसमें देख लेना। फिर मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब ये होता है कि पतली बर्फ पर स्केटिंग करना। भाई पतली बर्फ पर स्केटिंग करना मतलब क्या है, पतली चादर होगी ना बर्फ़ की, स्नो की, तो वो टूट जाएगी, स्केटिंग तो हो ही नहीं पाएगी, परेशानी में आ जाओगे। तो इसलिए देख लेते हैं कौन सा इसका मीनिंग बैठ रहा है। ठीक, 4 ऑप्शन में से बीइंग इन ए रिस्की सिचुएशन, भाई मूवी देखने जाओगे, फाइनल एग्जाम दिया नहीं आपने, तो रिस्की सिचुएशन है कि नहीं है, उधर मूवी का एंजॉयमेंट करोगे आप तो भूल जाओगे जो फाइनल चीज़ में, जो फाइनल नाम आपको करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा है गोइंग टू हिल स्टेशंस, पहाड़ी स्टेशन को चले जाना नहीं। एन्जॉइंग द मोमेंट, क्षण का एन्जॉयमेंट करना, आनंद लेना। डूइंग हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना।
तो भाई ये तो मतलब है नहीं इसका। इसका मतलब ये है स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है बीइंग इन ए रिस्की सिचुएशन। रिस्क मतलब भाई स्थिति का उसका। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर यू, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। दिए हुए फ्रेज का शब्द समूह का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है हिट द सैक। सैक का मतलब होता है बोरा, किसी चीज़ का भरा हुआ बोरा हो या खाली बोरा हो। हिट का मतलब होता है किक, लात मारना उसमें, ठीक है, उसको लात मार करके अपना कोई और वर्क करना। तो इसका ऑप्शन है ए क्रैकिंग द एग्जाम, एग्जाम को तोड़ना, ये तो इसका होएगा नहीं भाई। दूसरा है मेकिंग मनी क्विकली, जल्दी से पैसा कमाना, नहीं। सी गोइंग टू स्लीप, सोने चले जाना, सब चीज़ छोड़ के उस समय पर, भाई हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। तो चौथा है रनिंग ऑन बीच, समुद्री किनारे पर रनिंग करना, नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी गोइंग टू स्लीप बाई हिट द सैक एंड गोइंग टू स्लीप इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द योर करेक्ट ऑप्शन। 30 फॉर यू, आपके लिए मैं 30वां प्रश्न समझा रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चन है ये। अब आपको मेरे फेस पर कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ गई है थोड़ी सी, तो एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, बट आवाज़ आपको मेरी क्लियर आ रही होगी, ये तय है, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक ऐसा शब्द आपको यूज करना है, एक शब्द जो कि उसके लिए सब्स्टिट्यूट हो जाए, उसका रिप्लेस हो जाए उससे। नाउ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है आपका, ये सेंटेंस है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस्ड। सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसी अटेम्प्ट करना, ऐसी कोशिश करना, ट्राई करना टू इम्प्रेस, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस मतलब अपना ज़्यादा महत्व बताना, और मेरिट अपने गुणों को बताना, देन इज एक्चुअली पोजेस्ड जो कि वास्तविक रूप से उसके अंदर हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर एरी हवादार नहीं होएगा। इम्पीरियस का मतलब होता है शाही, ये भी नहीं होगा। और ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी और करेक्ट आंसर। मतलब प्रीटेंशियस का मतलब होता है मिथ्याभिमानी, मतलब झूठ बात बताना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, प्रीटेंशियस। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने कमेंट दें, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे अहेड।